Hello, good evening student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 8, aggregate demand, aggregate supply and related concept in macroeconomics. Macro means एक लार्ज स्केल पर जो स्टडी करते हैं, इनकी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, ये इस तरह की जो टॉपिक होते हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. दैट्स अ समष्टि और शास्त्र समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड जो है C+I से डिनोट होती है, ठीक है. ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई को बताऊंगी और रिलेटेड कंसेप्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग है मेजरमेंट और एग्रीगेट सप्लाई का पूर्ण रोजगार की धारणा, नियोजित बचत एवं निवेश और वास्तविक बचत और निवेश. सबसे पहले देखते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड. समग्र मांग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक रेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तु एवं सेवाओं की समग्र मांग से यानी एग्रीगेट डिमांड इज रेफर टू द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. ओके, अब देखो एग्रीगेट डिमांड को कैसे डिनोट करते हैं. एग्रीगेट डिमांड को हम ऐसे लिखते हैं, इसमें जो है एग्रीगेट डिमांड हमारा समग्र मांग है. डी अर्थव्यवस्था में एक इकाई है जो परिवार में वस्तुओं की सेवाओं की समग्र मांग को शो कर रहा है, ठीक है. ये देखो एक डायग्राम है माइक्रो डिमांड करो यानी कि छोटा सा डिमांड करो है. डिमांड करो हमारी OY एक्सिस पर P लिया हुआ, प्राइस ऑफ X, और ये हमारी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ डिमांड यानी कि X. इसमें जो है आपको इन्वर्स रिलेशनशिप मिलेगा डिमांड एंड प्राइस में. जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे ही हमारी डिमांड जो है कम हो जाएगी, ठीक है. इस पर देख लेना ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके. ओके, तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है. ये हमारा इस तरह डिमांड कर्व है, माइक्रो डिमांड कर्व, और इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है. DXT स्तर पर मांग कर्व है जो एक वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच संबंध को दर्शाता है. कैसा संबंध है इसमें? इन्वर्स रिलेशनशिप है. अब ये देखिए मैक्रो डिमांड कर्व है. मैक्रो इनकी एक लार्ज स्केल पर AD समष्टि स्तर पर मांग कर्व है जो कि समग्र मांग और सामान्य कीमत स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है. प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड, देखो ये रिलेशन वही रहेगा प्राइस और डिमांड में. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है. इसको एक हम तालिका के थ्रू भी समझेंगे. उससे पहले देखिए केन्जियन फ्रेमवर्क अपवर्ड स्लोपिंग AD कर्व. केन्स के अकॉर्डिंग कैसा होता है, ये रहा. अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट ऑफ डिमांड इस तरह की होती है. इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एक AD जो एक समग्र मांग वर्कर है, इसका ढलान जो है देखो ऊपर की ओर जा रहा है और आय और समग्र मांग के बीच प्रत्यक्ष संबंध को प्रकट करता है. इनकम और डिमांड के बीच प्रत्यक्ष यानी कि सीधा रिलेशनशिप है. जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारी डिमांड भी बढ़ेगी. ये कौन सा है कर्व, किसके अकॉर्डिंग है ये? अकॉर्डिंग टू केन्स, ठीक है. ये कह रहा है कि AD कर्व का ढलान नीचे की ओर होता है तो उसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव यानी कि विपरीत रिलेशनशिप होता है. जैसे हमारी प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी. और जब AD कर्व का ढलान ऊपर की ओर होता है तो कौन सा स्लोप होता है? अपवर्ड होता है, यानी कि इनकम से संबंधित होता है. जैसे हमारी इनकम देखो बढ़ रही है तो वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ रही है. पॉजिटिव स्लोप है. और ये हमारा जो है देखो ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है. ये बता रहा है. तो इसमें हम देखो कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं. AD डिमांड कर्व किसमें? C+I, ठीक है. इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर. समग्र मांग है ये C+I. इसमें कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किया गया है. उपभोग, निवेश, निर्यात और आयात सरकार की अवस्थिति में खुली अर्थव्यवस्था से है. AD C+I + G + X - M यानी कि निर्यात माइनस आयात, ठीक है. ये हमारा देखो ये तालिका दी हुई है. एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंग टू केन्स के अकॉर्डिंग है ये एग्रीगेट डिमांड एंड शेड्यूल कर्व. इसको हम जो है BA सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो ये देखो यहाँ पर हमारी इनकम है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है. इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप इसने बताया था, ये देख लो, ठीक है. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी. केन्स के अकॉर्डिंग है ये डायग्राम, ठीक है. ये इसने इसके डिटरमिनेंट ऑफ कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड की कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. हाउस होल्ड कंजप्शंस, गवर्नमेंट कंजप्शंस. ये देखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + G + X I + X - M, ठीक है. X - M का मतलब होता है निर्यात माइनस आयात यानी कि शुद्ध निर्यात, ठीक है. उसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई को लेकर चलते हैं. सप्लाई में सिर्फ S चेंज हो जाता है. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C + F. एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी और वैल्यू एडिड और जनरेटेड इनकम इन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है.
ये देखो इसमें एक तालिका दी हुई है, इसमें जो श्रमिक हैं श्रमिक जैसे बढ़ रहे हैं और उसमें जो है आय का प्रवाह उपभोग प्लस बचत वैसे वैसे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, स्फूर्ति और रोजगार के स्तर को धनात्मक संबंध दर्शाया गया, इनकी इसमें ऑलवेज पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। देखो ये दिखाया भी गया डायग्राम के थ्रू एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि डिमांड और प्राइस में तो हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप था, लेकिन सप्लाई में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी डिमांड भी, रोजगार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इन द केन्जियन फ्रेमवर्क। केन्स के अकॉर्डिंग देखिए ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट है। ये कह रहा है कि जो हमारा ये पॉइंट है इसके बाद जो है ये एक वर्टिकल लाइन बन जाता है, क्या, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये कह रहा था कि 0 बिंदु से ए तक समग्र पूर्ति का ढलान ऊपर की ओर है जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि यहाँ उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट प्राप्त होने के पश्चात वह एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन के शेप जो है ले लेता है, यानी कि इसके बाद वो इंक्रीमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ स्ट्रेट ही बढ़ता है। ठीक है, ये हमारा क्लासिकल के अकॉर्डिंग है, क्लासिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा प्राइस लेवल है, ये हमारा सप्लाई कर्व है, यानी कि एएस समग्र पूर्ति कर्व, ओएल है पूर्ण रोजगार का उत्पादन स्तर है। ये डायग्राम है सी इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ वाई, यानी कि सी किसके फंक्शन को शो करता है, इनकम के साथ। उपभोग जो है आय का फलन है, इनकम का फलन है। कंजप्शन इज ए फंक्शंस ऑफ इनकम। ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे देखो इनकम बढ़ना, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और ये एक पॉइंट पर यहाँ पर जो इक्वल हो जाता है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये देखो सी और वाई के बीच एक समरूपता को दर्शाता है। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल जो है आपका बना हुआ है, और ये कंजप्शंस की लाइन है, और ये हमारी इनकम जैसे से इंक्रीमेंट हो रही है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर आकर, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है ये क्या जो है इससे पहले जो है सी है ग्रेटर देन है वाई से। ठीक है, और उसके बाद जो एस है, एस किसको डिनोट कर रहा है, हमारी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप सप्लाई नेगेटिव है, इनकी इससे कम है। उसके बाद जो सी जो है लेस देन इनकम है, और एस को जो है पॉजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर जाकर पॉजिटिव लाइन हो जाती है, दोनों में रिलेशन पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एपीसी जो है सी अपॉन वाई, इसको जैसे हम रिलेट करते हैं, ये मैंने अलग से भी कई टॉपिक जो है अलग से भी करवाया हुआ है। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स चैनल पर जाओगे और ये सर्च करोगे तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने न्यूमेरिकल जो है करवाए हुए हैं, अलग से मिल जाएंगे आपको। फिर भी एक बार बता देती हूँ, सी अपॉन वाई से इसको डिनोट करते हैं, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, यानी कि वाई हमारा 100 और ये 200 करोड़ रुपये, सी हमारा 100 और ये 120 है। जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ता है। ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक जीरो का नाम का हम पॉइंट लगा देंगे, 0.8 ऐसे नीचे है। ठीक है, उसके बाद देखो ये डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, जैसे जैसे ये कंजप्शन बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो है इनकम जो है बढ़ जाती है, डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है वही चीज़। ठीक है, उसके बाद एमपीसी में क्या है, चेंज सी अपॉन चेंज वाई। इसमें देखो चेंज लेकर चलते हैं 80 से 120 और 120 से 150, जो डिफरेंस है मतलब चेंज जो हुआ है वो लेकर चलेंगे 40/100, 0.4 जीरो से कट जाएगी तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सेम चीज़ को डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है, ये चेंज इनकम में है और ये चेंज हमारा कंजप्शन में है। ठीक है, 40 करोड़ और ये 100 हमारा चेंज कंजप्शन में है। ठीक है, उसके बाद हम एपीसी यानी कि सेविंग को लेकर चलते हैं, एपीसी एग्रीगेट सप्लाई को लेकर चलते हैं, इसका रिलेशनशिप एस अपॉन वाई, एस हमारा 40 इनकी सप्लाई 40 और वाई इनकम 100 है तो 0.4 ये आ जाएगी। ठीक है, इसको टेबल के थ्रू ऐसे इस तरह हम दिखा सकते हैं, एस अपॉन वाई 20 अपॉन 100, ये एस है और ये वाई है, इस तरह इसको डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। अभी ये देखो हमारा एस कर्व जो है बचत फलन है, सेविंग है। सेविंग मतलब देखो पहले जो ये माइनस में है, जैसे जैसे फिर इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है पॉजिटिव, यानी कि सेविंग भी हमारी ऊपर की ओर जानी शुरू हो जाती है, इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे ही सीमांत बचत प्रवृत्ति है, चेंज एस अपॉन चेंज वाई। ओके, 60 और 100 करोड़ रुपये का चेंज है, 0.6% आई, ये टेबल में देख लो।
ठीक है। 20 to 80 यानी कि 60 करोड़ का चेंज है। देखो 0.6 चेंज है, ऐसा कौन चेंज वाई लेकर चलते हैं। ओके 80 और 150 में कितने 70 रुपये का चेंज है, तो इसे 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा APS। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखो इस तरह दिखा सकते हैं। APS इसको कैसे दिखाया गया है, जो हमारी SS कर रही है, सेविंग कर रहा है, सेविंग ये इतने करोड़ रुपए है SC, और ये पहले थी हमारी 20। जैसे जैसे बढ़ती है इनकम वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती चली जाती है। पहले हमारी सेविंग जो है नेगेटिव है, उसके बाद देखो इस पॉइंट के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है 20, और फिर ये 80 इनकी सप्लाई जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, राष्ट्रीय बेरोजगारी में 1000 करोड़ रुपए है और उपभोग है हमारा 750 करोड़ रुपए है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि APC निकाल रही है। APC हम कैसे निकालेंगे, C/Y फॉर्मूला याद होना चाहिए। 750 करोड़ रुपये हमारा C है और 1000 करोड़ रुपये हमारा इनकम है, तो 0.75 ईजिली हमारा APC आ जाएगा। इस तरह देखो नेक्स्ट एग्जांपल, राष्ट्रीय बेरोजगारी इतनी है और उपभोग में इतना है, तो औसत बचत प्रवृत्ति, इसमें देखो APS निकालना है, ये याद रखना। APC था, इसमें APS है। तो पहले इनकम में से जो खर्च माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा APS, सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग निकाल के S/Y 250 करोड़ रुपये एंड 1000 करोड़ रुपये 0.25 इसका APS आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वो स्टूडेंट आर preparation for competition exams, especially for economics. So those students who wants to prepare for exams, competition exams, especially economics, may subscribe my channel और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल है, जाकर सर्च कीजिएगा जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है 11th 12th और जो आपकी BA तक की सिलेबस मोस्टली मैंने करवा दिया है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।